आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड का एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर क्या असर होता है ये हम पढ़ चुके हैं। एक मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम लोग Q इंटू V क्रॉस B से कैलकुलेट करते हैं। फिर उस चार्ज की वजह से अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है तो हम लोग उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं यूजिंग फॉर्मूला I L क्रॉस B। अब यहाँ क्या है कि कंडक्टर की जगह हमने कंडक्टर को बेंड करके एक कॉइल के फॉर्म में चेंज कर दिया और उसमें करंट फ्लो कर रही है। तो अब ना तो मूविंग चार्ज है ना करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, अब है एक करंट कैरिंग कॉइल। वायर को कॉइल के फॉर्म में चेंज कर दिया और फिर इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब क्या होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और क्योंकि ये 3 डायमेंशनल केस है जिसमें हमको 3D में सोचना है तो हम इसे एक मॉडल के यूज से समझेंगे। तो भाई एक कॉइल लिया हमने, ये देखो n नंबर ऑफ कॉइल्स यानी कॉपर के n टर्न्स एक नॉन कंडक्टर पर रैप्ड है। ये एक कॉइल है जिसमें n टर्न्स है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा दी। ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करने के लिए दिखाने के लिए हमने एरोज दिखाए हैं, देखो है ना। और ये जो पर्पल कलर का एरो है ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। कैसी है हमारी मैग्नेटिक फील्ड? हमारी मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट जा रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर लेफ्ट से राइट जा रही है। और ये जो वाइट कलर का प्लेन है ये किसका प्लेन है? ये इस करंट कैरिंग कॉइल का प्लेन है। करंट कैरिंग कॉइल का जो भी एरिया है उस एरिया को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और वो कैसा वेक्टर होता है? जो इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अब ये है मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये कॉइल रखी है, इस पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है और इसका जो एरिया वेक्टर है कॉइल का वो ये रहा। तुम्हें क्या दिख रहा है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं और जो कॉइल का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक, अब हमें क्या करना है कि हमने सिंगल स्ट्रेट वायर पे जिसमें करंट फ्लो कर रही हो मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं और फोर्स का मैग्नेटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल से वो सीखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब उसका यूज करके हम इन तीनों साइड्स पर इस कॉइल के मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे और I L क्रॉस B के हेल्प से मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वाली ब्रांच पर हम मैग्नेटिक फोर्स और उसकी डायरेक्शन देखते हैं। हम एक एक करके फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करते जाएंगे और उन फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो पुट करते जाएंगे। तो सबसे पहले इस ब्रांच को देखो, हम राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे और राइट हैंड का जो पाम है वो करंट की डायरेक्शन में रहेगा। करंट की डायरेक्शन और जो L वेक्टर है उसकी डायरेक्शन सेम होती है और फॉर्मूला होता है फोर्स का I L क्रॉस B। तो L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल हो जाएंगी और जो पाम है वो L या I वेक्टर के अलोंग रहेगा। और जो थंब की डायरेक्शन है ये जो थंब की डायरेक्शन है ये इस वाली साइड पर फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो हम क्या करेंगे, हम थंब की स्ट्रेच्ड थंब की डायरेक्शन में विच इज टुवर्ड्स राइट, स्ट्रेच्ड थंब की डायरेक्शन में एक वेक्टर इस साइड में लगा देंगे। कॉइल के इस ब्रांच में इस साइड में एक फोर्स लगेगा तो फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारा फोर्स लग गया इस ब्रांच पर। ठीक, अब इसके ठीक ऑपोजिट वाली ब्रांच पे फोर्स, इसके लिए देखो मैंने आराम से अपने कॉइल को, अपने पेपर को टर्न किया इस तरह से कि हम राइट हैंड को अच्छे से यूज कर पाए कंफर्टेबल। ठीक, और ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको देखो, मैंने राइट हैंड स्ट्रेच किया, करंट की डायरेक्शन में मेरा पाम है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया।
ये है L क्रॉस B, और थंब, स्ट्रेच्ड थंब की डायरेक्शन ये हो जाएगी इस वाली ब्रांच पे फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ। तो इधर भी हम एक फोर्स वेक्टर लगा देते हैं और फिर देखते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स का क्या नेचर है। तो अब ध्यान से देखो, ये हमारा फोर्स वेक्टर हो गया इस ब्रांच पे, ये फोर्स वेक्टर हो गया इस ब्रांच पे। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट है क्योंकि ये लेंथ इक्वल है और करंट फ्लो इक्वल कर रही है। तो ILB इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड है और ये ऑपोजिट है और इनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। तो ना तो ये इस कॉइल को कोई टॉर्क एक्सर्ट कर पाएंगे, अगर ये टॉर्क एक्सर्ट करना चाहे तो इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होना चाहिए। सेम होने पर क्या होगा कि ये एक दूसरे को आराम से कैंसिल कर देंगे। तो ना ये इस कॉइल को लेफ्ट या राइट ट्रांसलेशनल मोशन दे सकते हैं, ना ये इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर सकते हैं। तो इन दोनों ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इनका कोई असर इस कॉइल पे नहीं है। अब हमारे सामने ये दो ब्रांचेस बचती हैं करंट वाली, इनको भी हम पहले आराम से अपने पेपर को, अपनी क्वेश्चन पेपर की जो कॉपी है उसके पेपर को आराम से मोड़ेंगे अपने कंफर्ट के डायरेक्शन में, और उसके बाद हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। अब आप मेरे साथ इस रूल को यूज़ करो। L करंट की डायरेक्शन में पाम, L क्रॉस B फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जो स्ट्रेच्ड थंब की डायरेक्शन है वो हो जाएगी इस पर फोर्स की डायरेक्शन। और क्योंकि इस वाली ब्रांच में करंट जस्ट रिवर्स है, तो ऑब्वियसली जब हम इस रूल को लगाएंगे तो इस पर करंट राइट साइड में फोर्स लगवा रही है, तो इस पर करंट की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में फोर्स एक्सपीरियंस करवाएगी इस वाले कॉइल के ब्रांच को। तो इन दोनों फोर्सेस को भी हम लोग यहाँ पर लोकेट कर लेते हैं और अब इनके नेचर को जरा देखते हैं। तो अब हमारे सामने इस कॉइल पे जो 4 फोर्सेस लग रहे हैं वो चारों सामने हैं। हमने इन रेड एरो वाले फोर्सेस को देख लिया था, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब सेम लॉजिक से ये जो पिंक एरो वाले फोर्सेस हैं ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं। तो हमने क्या सीखा कि अगर कोई कॉइल इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में रखी है कि उसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो उस पर फोर्सेस तो लगेंगे लेकिन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल 0 हो जाएगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल भी 0 हो जाएगा और कॉइल इक्विलिब्रियम में रहेगी। बात तब आएगी जब ये कॉइल रोटेट कर जाए थीटा एंगल और ये जो एरिया वेक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल न रह जाए। तो अब देखो ये रही कॉइल। अभी कॉइल इस तरह से है कि उसका एरिया वेक्टर उसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, पैरेलल है जिसमें वो रखी हुई है। और अब जब कॉइल रोटेट करेगी तो देखो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से मान लो थीटा एंगल पर आ गया। तो इस प्रोसेस को समझना, फील करना ज़रूरी है कि जब ये कॉइल रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में तो ध्यान से देखो इसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाने लगेगा। ठीक है, अब इस पर लगने वाले फोर्सेस को ध्यान से देखना और समझना पड़ेगा। तो जब कॉइल रोटेट कर गई तो कॉइल के ये जो दोनों साइड्स थे जिन पे फोर्सेस को हमने रेड एरोज से दिखाया था, तुम ध्यान करो कि इनकी लाइन ऑफ एक्शन अभी भी एक ही है, ये अभी भी एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट है। तो इन दोनों ब्रांचेस पर कॉइल की फोर्सेस का नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0, यानी कोई असर नहीं पड़ा। ठीक, लेकिन इन दोनों ब्रांचेस में क्या था, इस ब्रांच पर ऊपर की ओर वर्टिकली अप फोर्स लग रहा था और इस ब्रांच पर वर्टिकली डाउन लग रहा था। तो हम उन दोनों वेक्टर्स को एज इट इज लगा देते हैं क्योंकि इस पर वर्टिकली अप और इस पर वर्टिकली डाउन फोर्स लगेगा जब हम राइट हैंड थंब रूल को यूज करेंगे। तो जो ये ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन और ये जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है इसका लाइन ऑफ एक्शन अब फर्क हो गया। तो अब ये इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, लेकिन क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है तो अब ये एक टॉर्क, एक रोटेटिंग इफेक्ट इस कॉइल पर लगाएंगे और क्या चाहेंगे कि ये कॉइल वापस इस तरीके से रोटेट हो जाए कि इसकी जो सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए और इस सरफेस का एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए। तो ध्यान से देखो यहाँ हम कितने वेक्टर्स देख रहे हैं। ये इस कॉइल के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है,
ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वो दोनों फोर्सेस हैं जिनका इस कॉइल को रोटेट करने या डिस्प्लेस करने में कोई इफेक्ट नहीं है, और ये वो दोनों फोर्सेस हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन अब डिफरेंट हो गया है और अब ये कॉइल को रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जिन दो फोर्सेस का कोई असर नहीं है उनको हम सिचुएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हटा देते हैं। तो अब इन दोनों फोर्सेस की कोशिश क्या है कि ये इस कॉइल को इस तरीके से रोटेट करें जिससे कि इसका एरिया वेक्टर वापस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल हो जाए, इस तरह से, है ना। तो अब क्या होगा कि एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के जैसे ही पैरेलल होगा, इन दोनों फोर्सेस की जो ऊपर और नीचे लग रहे थे लाइन ऑफ एक्शन फिर से एक हो जाएगी और ये दोनों फिर से एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और जो कॉइल है वो पूरा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में टिल्टेड हो जाए, थीटा एंगल घूम जाए, तो दो ब्रांचेस ऐसी हैं जिनका फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन डिफर कर जाएगा और एक टॉर्क डेवलप होगा जो इस कॉइल को वापस इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल का मतलब हुआ एरिया वेक्टर फील्ड के पैरेलल करने की कोशिश करेगा। और जब एरिया वेक्टर फील्ड के पैरेलल होगा तो सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और कॉइल इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब क्योंकि ये डेरिवेशन हमको टॉर्क का करना है तो अब हमको अपने पेपर पे स्विच करना पड़ेगा और 2 डायमेंशन में इस 3D विजुअलाइजेशन से जो हमने लॉजिक समझा है उसका यूज करके टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो देखो ये है हमारा कॉइल, ठीक, और इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। इस साइड की डिस्टेंस या लेंथ है L और इस साइड का जो साइज है, लेंथ है, वो है B। I करंट फ्लो कर रही है B मैग्नेटिक फील्ड में। ये कॉइल रखा हुआ है और इसका एरिया A वेक्टर इस समय पैरेलल टू B है। तो हमें पता है कि इस पर जो दो ब्रांचेस पर P, S और Q, R, इन दो ब्रांचेस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट हैं और ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इनकी डायरेक्शन, जो ये वाला ब्रांच है उसकी डायरेक्शन इधर और इस वाले ब्रांच की डायरेक्शन इधर है, ठीक। इसको हम कह देंगे F2 और इसे कह देंगे F1। इसी तरह से जो इस ब्रांच में और इस ब्रांच में फोर्स लग रहा है वो इस तरीके से ऊपर और नीचे लग रहा है और इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ये इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं और इसलिए ये भी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो कॉइल पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 4, और चारों न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एक दूसरे को, तो नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, ठीक। ये कौन सा केस है? जबकि एरिया वेक्टर B के पैरेलल है। अब हमने कॉइल को थीटा एंगल घुमा दिया। जब थीटा एंगल घुमा दिया तो जो एरिया वेक्टर पहले B के पैरेलल था वो अब B से थीटा एंगल बना रहा है। इस समय F1 और F2, ये जो दो इस साइड में ब्रांचेस पर फोर्सेस थे, इनकी लाइन ऑफ एक्शन अभी भी सेम है, ये अभी भी एक दूसरे को इक्वल ऑपोजिट होकर कैंसिल कर रहे हैं। तो F1 और F2 का कॉइल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब कॉइल थीटा एंगल घूम जाएगी। लेकिन जैसा हम लोगों ने देखा कि F3 और F4 का लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो चुका है, तो अब ये टॉर्क लगाएंगे और इनकी टेंडेंसी है कि कॉइल को घुमाकर वापस इस पोजीशन में ले आए जब A B के पैरेलल हो जाए। तो अब ये कितना टॉर्क लगा रहे हैं, इसके लिए हमको इन दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स को इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके लिए हमें जियोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे? ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, इसके लिए हम इसके लाइन ऑफ एक्शन को पीछे रीड्रॉ करेंगे, है ना। और फिर इन दोनों पॉइंट्स के, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ F4 है, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से इसके लाइन ऑफ एक्शन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये एक ट्राइंगल मिल जाएगा हमको इस तरह से। ये लाइन इन दोनों के एप्लीकेशन पॉइंट को ज्वाइन करती है और ये लाइन इस साइड के इक्वल है। तो ये साइड अगर B है
तो ये साइड भी बी होगा। ठीक, तो अब हम लोग पहले इस ट्रायंगल पर फोकस करते हैं कि अगर एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल थीटा है तो इस ट्रायंगल में वो थीटा कैसे इनकॉर्पोरेट हो कि हम थीटा के टर्म्स में इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकाल पाए। अब इन दोनों फोर्सेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को ड्रॉ करना है यहाँ पर इस तरह से, जो कि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बी को हमने लिया हुआ है। ये वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी है। और क्योंकि ये टिल्ट हो गया है थीटा एंगल, तो जो एरिया वेक्टर है वो अब इस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है। जितना प्लेन टिल्ट हुआ है उतना ही ये एंगल आ गया है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच में। ठीक, ये हो गया। अब हमको देखना है कि अगर ये एंगल थीटा है तो देखो ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर इस येलो प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये जो लाइन है ये इस येलो प्लेन में है। तो हम कह सकते हैं कि ये ए वेक्टर इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ये अगर थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये वर्टिकल डायरेक्शन है। ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। ये जो साइड है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है और सेम साइज के हैं, यानी ये भी बी है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों फोर्सेस के बीच में, ये कितनी हो जाएगी? बी साइन थीटा। अब हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉर्क के लिए हम एक फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे, तो F3 इंटू बी साइन थीटा। अब F3 क्या है? F3 है इस वाली ब्रांच पर फोर्स। ये ब्रांच कौन सी है? PQ ब्रांच। तो PQ ब्रांच की लेंथ है L, तो इसमें करंट फ्लो हो रही है I, तो इस PQ ब्रांच पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा? I L मैग्नेटिक फील्ड B और L और B के बीच का एंगल। अब यहाँ फिर से हमको 3D जो मॉडल हमने बनाया था उसे देखना पड़ेगा, नहीं तो हमको नहीं समझ आएगा कि जो L है और जो B है इसके बीच एक्चुअली एंगल कितना है। तो वापस अपने 3D मॉडल पर आते हैं। ये है टिल्टेड पोजीशन ऑफ कॉइल और ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हमें देखना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड और इस ब्रांच में जिस पर हम फोर्स निकाल रहे हैं इस ब्रांच के बीच कितना एंगल है। तो हम इसको टिल्ट करेंगे इस तरीके से और इस तरीके से देखो इन दोनों के बीच, ये ब्रांच और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल है। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो देखो ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और इस रेड वायर जो कॉइल का टर्न है इसके बीच में तुम ध्यान दो 90 डिग्री का एंगल है। तो जब हम L क्रॉस B करेंगे, ILB साइन एंगल बिटवीन B एंड L, तो वो हो जाएगा ये 90 डिग्री का एंगल। ये दिख रहा है क्लियरली, ये रेड वायर और ये मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का एंगल 90 है। तो F3 इक्वल टू F4 क्या हो जाएगा? ILB साइन 90, मतलब सिर्फ ILB। ठीक, F3 की ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो हमको मिलेगा ILB साइन 90 सिर्फ ILB रह जाएगा और साथ में दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस B साइन थीटा। L लेंथ है और B ब्रेथ है कॉइल की, तो L इंटू B एक्चुअली उसका एरिया बता रही है कॉइल का। तो हम IAB साइन थीटा इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे फॉर 1 टर्न ऑफ द कॉइल। तो अगर कॉइल में n टर्न्स होंगे तो हमको एक कॉइल पर जो टर्न, एक टर्न पर जो टॉर्क लग रहा है उसे n से मल्टीप्लाई करना होगा। तो NIAB साइन थीटा विल बी टॉर्क। अब इसमें NIA ये एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं डाईपोल मोमेंट।
क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल डाइपोल होती है। डाइपोल मतलब एक मैग्नेट जिसके दो पोल्स होते हैं। जिस साइड में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है वो नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साइड साउथ पोल होता है। तो जो करंट कैरिंग कॉइल है वो एक्चुअली बार मैग्नेट की तरह डाइपोल्स, दो पोल्स रखता है, नॉर्थ और साउथ। इसलिए ये जो क्वांटिटी है NIAB, ये है डाइपोल मोमेंट। Dipole moment into B sin theta will be P cross B. Torque is a vector, dipole moment is a vector, magnetic field is a vector, and torque is cross product of dipole moment and magnetic field. और यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है। आप अपने राइट हैंड को करंट की डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे, राइट हैंड के फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे। तो जो ये थंब की डायरेक्शन है ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। मतलब जब हम फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो जो थंब है हमारा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर जा रहा है। तो जो डाइपोल मोमेंट है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होगा और साउथ पोल के लिए डाइपोल मोमेंट सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे की ओर होगा। तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करिए राइट हैंड की, तो थंब की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। तो हम कंक्लूड करेंगे, व्हेन अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट its area vector makes angle theta from magnetic field vector, it experiences a torque which is given by dipole moment vector cross magnetic field vector. नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के कुछ एप्लीकेशंस और न्यूमेरिकल्स करेंगे।